नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको प्रसिद्ध लेखिका शिवानी की कहानी अपराधी कौन सुनाने जा रही हूँ। अमला बार बार बाहर आती और अपने सजे बंगले की अनूठी सज्जा देखकर स्वयं ही मुग्ध हो जाती। रंगीन नीली मध्यम रोशनी के लट्टू पेड़ की हर पत्ती पर जुगनू बने चमक रहे थे। शामियाने की रंगीन छाह में कई सोफे और कुर्सियां मंडलाकार घेरे में रखवाते श्याम बिहारी एक साथ कई निर्देशन देते किसी कुशल बैंड मास्टर की भांति हवा में दोनों हाथ उठा उठा कर गिरा रहे थे। अमला को पति की हड़बौंग देख हंसी आ गई। एक तो वैसे ही सामान्य सी घटना से उत्तेजित हो उठते थे, पर आज पहली पुत्री का विवाह था। वह पति से कहीं अधिक मात्रा में आश्वस्त हो बारात की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिर घबराती भी क्यों? सभी कुछ तो दे रही थी कनक को। फ्रिज, रेडियोग्राम, फिएट और फिर एक तगड़ा सा चेक। बीसियों भूखी शेरनी सी माताओं के मुख से वह अपने भावी जमाता का पुष्ट ग्रास लुभावने दहेज के बूते ही तो छीन पाई थी। उसकी कनक सांवली थी, पर इस युग में क्या जमाता भावी पत्नी का रंग देखता है? उसे तो अब भावी ससुर के ओहदे का रंग ही अधिक आकर्षित करता है। जहां तक इसका प्रश्न था, श्याम बिहारी अपने ओहदे के चोखे रंग से किसी भी सुपात्र को चुंबक की भांति खींच सकते थे। एक तो कमिश्नर थे, उस पर आईसीएस। आज कमिश्नर साहब को बात करने की भी फुर्सत नहीं थी। सुबह से जनवासी का प्रबंध देख रहे थे। नाव, तंबोली, धोबी सबके तंबू तन चुके थे और तीनों किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के से विभिन्न स्टॉल में खड़े अधिकारियों की ही तत्परता से मुस्कुराते खड़े थे। यह भी इस अनोखे युग का एक अनोखा रिवाज चल पड़ा था। आएंगे छैला बाराती बनकर, पर दर्जनों घड़े से निकाले गए सूट इस्त्री करवाने कन्या के पिता के यहाँ ही लाएंगे। जिसे देखो वही हजामत बनवाने बैठ जाएगा, चाहे घराती हो या बाराती। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, इसी को कहते हैं। कहीं बारातियों के आने से पहले ही सब पान निगोड़े घर के ही मेहमान न चढ़ डाले। अमला मन ही मन भुनभुना रही थी। एक तो घर के ही मेहमानों ने 4 दिनों से उसका पटरा बैठा दिया था। 5 दर्जन तो बच्चे ही भिनभिना रहे थे। उस पर देवरानी, जेठानी और चचेरी ममेरी नंदों के नखरे देख उसका खून खौल रहा था। इसी से भागकर बाहर आ गई थी। बरेली वाली ममिया सास को लहसुन प्याज की बदबू से दिल के दौरे पड़ने लगते थे। उनका कमरा अलग करके उठी ही थी कि 2 चचेरी नंदों में बच्चों को लेकर भयानक युद्ध छिड़ गया था। दोनों सगी बहनें थी, पर आज आमने सामने तनी रणचंडी ही तो बन गई थी। उन्हें छुड़ाकर अलग किया तो उसकी स्विस भाभी एक ही पेटीकोट और बिना बाहों का ब्लाउज पहने अर्धनग्ना अवस्था में अर्दली चपरासियों के सामने ही उससे साड़ी पहना देने का अनुरोध करने आदम की। पिछले माह उसका छोटा भाई विदेश से एक लंब तंगड़ी ब्याह लाया था। क्या करती बेचारी अमला? भाई को बुलाती और भाभी को कैसे छोड़ देती? उसकी ताड़ सी देह में साड़ी लपेटना आकाश में चंदोआ टाकना था। साड़ी पहनाते ही वह चटपट बाहर निकल आई थी। बारात भी तो आती ही होगी। उसने घड़ी देखी, अभी देर थी, पर बारात के आने से भी अधिक चिंता उसे एक और व्यक्ति के आने की थी, और वह थी उसकी फ्रांस प्रवासी ननद मीना, जो पूरे 20 वर्ष बाद मायके लौट रही थी। कभी यह ननद उसकी प्राण प्रिया सखी थी, वही उसे ऐसी राखों पर बिठाकर इस गृह में लाई थी। उसकी सास ने तो दूसरी लड़की पसंद की थी। कुछ दिनों तक दोनों की मैत्री मोहल्ले भर की स्त्रियों के हृदयों में विष घोलती रही। दोनों एक से कपड़े पहनती, हंसती, खिलखिलाती, एक दूसरी को बाहों में लिए फिरती रहीं। फिर जैसा प्रायः ऐसी प्रगाढ़ मैत्री का अंत होता है, वैसा ही हुआ। अचानक दोनों में ऐसी ठनकी कि आंखों ही आंखों में नंगी तलवारें लपलपाने लगीं, और 2 टूटे हृदयों की दरार मीना की विदा तक नहीं जुड़ी। झगड़े का सूत्रपात हुआ था आभूषणों को लेकर। मीना की विधवा माँ का पूरा गहना एक सामान्य सी पोटली में बंधा काठ के बक्से में पड़ा रहता।
कई बार पुत्र के समझाने पर भी वह बैंक में रखने को राजी नहीं हुई तो खींचकर श्याम बिहारी ने कहना ही छोड़ दिया। पर इधर उनका अधिकांश समय तीर्थ यात्रा में ही निकलने लगा था और वे एक एक कर अपने आभूषण कभी बद्रीनाथ चढ़ा आती, कभी रामेश्वरम। एक दिन अमला और मीना ने मंत्रणा की, जैसे भी हो अम्मा के इस धार्मिक औदार्य के सैलाब को बांधना ही होगा। अम्मा जी, अब मीना की सगाई हो गई है, आप ऐसे गहने मत लुटाइए, अमला ने एक दिन सास को टोक दिया। हाँ अम्मा, आज फैसला ही कर दो, क्या मुझे दोगी और क्या भाभी को। मुंह लगी मीना ने दोनों बाहें अम्मा के गले में डाल दी। कहीं ऐसा न हो कि कभी इसी करमजली पोटली के पीछे हम दोनों लड़ पड़े। अमला हो कर हंस उठी थी। तब तक दोनों ननद भाभी अटूट मैत्री के इस रस सागर में आकंठ डूबी हुई थी। इसी से कलह की काल्पनिक कल्पनाओं का प्रसंग भी हास्यास्पद लग उठा था। ला मरी, निकाल ला पोटली, आज ही बांट बूंट कर झगड़ा निपटा दूं। अम्मा ने चाबी का गुच्छा हंसकर पटक दिया था और मीना चटपट पोटली निकाल लाई। उफ, कैसे कैसे भारी गहने थे, टोंक, मगर अनंत जयपुरी झूमर, रामपुरी मछलियां, चंद्रहार, बेसर और कुंदर की पहुंची। मीना के नाना सिविल सर्जन थे, अम्मा इकलौती पुत्री थी। इसी से नाना ने गहनों से लाद दिया था। सबसे विलक्षण आभूषण था एक लंबी नीली मखमली डिबिया में बंद नागिन के आकार की लचकती करधनी। उसकी जालीदार नक्काशी पहले भी कई बार ननद भाभी को झुमा चुकी थी, पर तब ईर्ष्या का सर्प फन फैलाकर दोनों में से किसी एक को भी डसने नहीं दौड़ा था। आज दोनों के कलेजे एक साथ धड़क उठे। पता नहीं अम्मा करधनी किसे देंगी। मीना सोच रही थी, मैं तो अम्मा की इकलौती बिटिया हूँ, करधनी मुझे ही देंगी। अमला सोच रही थी, कितने अरमानों की बहू हूं मैं, करधनी हो न हो मेरे ही हिस्से में आएगी। अम्मा की ख्याली हंडिया में उधर उबाल पर उबाल आ रहे थे। सब गहना मन ही मन बांट चुकी थी, पर दोनों के तृष्णा के प्राण उनकी करधनी पर ही अटके हैं, वे जान न पाई थी। बेटी तो पराया धन है, कल परसों ब्याह होगा तो पराई हो जाएगी। जिंदगी तो उसे बहू के साथ ही काटनी थी। फिर करधनी भी साधारण नहीं थी। एक चिरुरुग्ण जड़िया को मीना के नाना ने उसका खोया पौरुष लौटा दिया था। अपनी मुख कृतज्ञता को उसी अनूठी करधनी की कारीगरी में वह सदा के लिए अमर कर गया था। कैसी लपलपाती जीभ थी नागिन की, आंखों में जगमगाती 2 हीरों की कणियां जड़ी थीं। उस चमत्कारी करधनी का एक और आकर्षण था, एक पेंच घुमाते ही वह अपनी केंचुली छोड़ देती, जो क्षण भर में सिमटकर बाईं ओर चाबी का गुच्छा बनकर लटक जाती थी। अम्मा कहा करती थी, जब करधनी बनकर आई थी तो उसे देखने लाट साहब की मेम भी आई थी। वही करधनी आज किस भाग्यशालिनी को मिलेगी। अम्मा ने एक एक कर गहनों की 2 ढेरियां बना दी। टोंक, बेसर, चंद्रहार अमला का, कंकण, झूमर, सतलड़ी मीना की, राजस्थानी बोरला अटर पटर आया अमला की ढेरी में, कुंदन की चंपाकली, उड़ीसा की कटकी, सोने की कंघी मीना की। दोनों ढेरियां ऐसी न्यायपूर्ण सूझबूझ का प्रतीक थीं कि किसी में भी घटबढ़ का प्रश्न ही नहीं उठता था। अकेली करधनी बच गई। मीना अचानक मचल गई। अम्मा चाहे हमारी ढेरी के 2-3 गहने भाभी की ढेरी में डाल दो, पर हम तो करधनी ही लेंगी। उसने करधनी सचमुच उठा ली। सास ने बहू की गंभीर मुख मुद्रा देखी तो बड़े चातुर्य से बिगड़ती स्थिति संभाल ली। अच्छा, देखा जाएगा। अभी तो तू दोनों पटलियां बक्से में डाल दे, करधनी अलग रख दी हैं। मैंने पुर्जी डाल दे, क्यों है ना बहू? पर अम्मा की पुर्जी के पहले ही नियति की पुर्जी पड़ गई। मीना की विवाह की तिथि निश्चित हुई तो गहने झलवाने सुनार बुलवाया गया। दोनों पटलियों के गहने ज्यों के त्यों धरे थे। अकेली करधनी ही नहीं थी, अम्मा तो पागल ही सी हो गई थी। एक तो शुभ कार्य के पहले सोना खो गया था, महा अपशकुन, उस पर उनका सबसे प्रिय आभूषण। अम्मा ऐसे फूट फूट कर बाबूजी की मृत्यु पर भी नहीं रोई थीं। पर यह हो कैसे गया? चाबी तो निरंतर उन्हीं के पास रहती थी। कभी कभी बहू मांग लेती और कभी बिटिया। शीशम का यह बक्सा उन्हीं के कमरे में धरा रहता
और वे दिन रात उसी कोठरी में खजाने पर बैठे सर्प की भांति कुंडली मारे बैठी रहती। भोली अम्मा भागती भागती भृगु संहिता के पंडित जी के पास भी गई थी। कोई वस्तु का चोर घर ही में है, पर मिलेगा 20 साल में। भाड़ में जाए करधनी। मीना के आंसू टपकने लगे थे। 20 वर्ष तक क्या उसकी कमर ऐसे ही लचीली रह जाएगी? क्या करेगी करधनी का जब कमर ही नहीं रहेगी? फिर बेचारी रिक्त कमर लेकर ही ससुराल चली गई थी। ससुर फ्रांस में इत्र के प्रसिद्ध व्यवसायी थे। पति के साथ मीना ने स्वदेश त्याग दिया। धीरे धीरे वह माँ भाई बहन सबको भूल गई, पर करधनी को नहीं भूल सकी। इतना वह खूब समझती थी कि चतुरा नटनी सी भाभी की फुर्तीली उंगलियों ने ही भोली अम्मा की चाबी तिड़ी कर रात में करधनी गायब कर दी थी। आज पूरे 20 वर्ष पश्चात वह भाई का पत्र पाकर स्वदेश लौट रही थी। अम्मा अब नहीं रही, पर फिर भी मायका ही था। भैया को देखा तो वह रही सही पूर्व शत्रुता भी बिसर गई। भैया ने मूछें रख ली थीं, कनपटी के बाल सफेद हो गए थे और क्षण भर को उसे लगा जैसे बाबूजी ही हंसते खड़े हो गए हों। और मौसी, कितना बुढ़ा गई थी मौसी। सामने के 2 दांत टूट गए थे, ठीक जैसे अम्मा की पोपली हंसी का नक्शा फिर से उतार कर रख दिया था विधाता ने। वह तो आंसू ही नहीं रोक पाई। क्यों री मुनिया, दामाद को नहीं लाई? मौसी ने पूछा। अरे मौसी, उन्हें क्या अपने कारोबार से फुर्सत रहती है? उसने बड़े गर्व से कहा और भाभी की ओर बाहें फैला दी। उसकी तन्वी भाभी बेहद फूल गई थी। करधनी धरी भी होगी तो इस विराट परिधि को कहाँ घेर पाएगी? उसे मन ही मन गहरा संतोष हो गया। उसकी कमर तो अभी भी विदेशी कॉर्सेट के बंधन में कसी उसकी कौमार्या अवस्था का 21 इंची घेरा निभा रही थी। तुम तो मीना वैसी की वैसी ही धरी हो। भाभी का कंठस्वर भी शरीर के साथ साथ मांसल हो उठा था। भतीजी कहाँ है मेरी? मीना ने बड़े लाड से पूछा और भाभी ने एक सांवली सी लड़की को उसकी ओर ठेल दिया। मीना ने भतीजी का माथा चूम कर कहा, मेरी दिव्या से 1.25 महीने बड़ी है तू। उसे क्यों नहीं लाई बुआ? भतीजी ने कहा। उसे अपनी दुकान सौंपाई हूँ रानी। एक दिन भी बंद रहती तो लाखों का नुकसान हो जाता। क्रिसमस आ रहा है। बुआ ने दर्पपूर्ण उक्ति से महिला वृंद को घायल किया और धम से कुर्सी पर बैठ गई। मीना की दुकान भारतीय वास्तव में फ्रांसीसी सौंदर्यों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण थी। भारतीय गहने, साड़ियाँ, आलता, नकली चोटियाँ, झूमर, यहाँ तक कि मांग भरने का सिंदूर और बिछुए का जोड़ा भी मिल सकता था वहाँ। कभी फ्रांस में इक्के दुक्के भारतीय विवाहों के लगन खुलते तो मीना की दुकान ही सुहाग पिटारा जुटाती। काश अम्मा की करधनी होती तो वह टिकट लगाकर प्रदर्शनी से ही माला माल हो जाती। ऐसी व्यावसायिक खटकेबाजी में उसकी कल्पना बेजोड़ थी। कुल जमा 3 दिन के लिए आई हूँ भाभी। इधर तुम्हारी रानी विदा हुई और मैं उड़ी फ्रांस को। अपने तीक्ष्ण रंगे नखों को उसने चिड़िया के उड़ जाने की मुद्रा में चमकाकर भतीजी को बुरी तरह प्रभावित किया। जयमाल का समय हुआ तो अतिथियों की दृष्टि सलोनी दुल्हन के चेहरे पर टिकने के बजाय उसकी प्रौढ़ा बुआ की सांवली गर्दन पर जम गई। मीना एक अद्वितीय हीरों का हार पहने द्वार पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। फुसफुसाहट तीव्र हो उठी। कैसे जगमगा रहे हैं, असली हीरे हैं। चल हट, विदेशी नकली हार भी ऐसे ही चमचमाते हैं। पिछले साल मेरा छोटा भाई मॉन्ट्रियल से लाया था। नहीं, फ्रांस में इसके ससुर का लाखों का व्यापार है। इनकी भी तो दुकान है, क्या बेचती हैं? ही। ईर्ष्यालु स्त्रियों का अशिष्ट स्वर उसके कानों के पास ही सरक आया था। उस जगमगाती बुलंद इमारत के सामने छोटे मोटे आभूषण पहने भड़कीली नारियों की आभा सहसा तुक्ष हो उठी, जैसे झोपड़ियों पर धरे दिए टिमटिमा रहे हों। क्यों री मुनिया, हार तो असली ला गए है। 8-10 हजार का तो होगा ही। मौसी ने बड़ी ललक से हार के लोलक को हाथों में ले लिया। 80,000 का है मौसी, मीना ने कुछ ऊंचे ही स्वर में कहा। अपने दामी आभूषण का मूल्य बताने में क्या कभी नारी चुकती है? फिर तो दूल्हे को देख ही कौन रहा था। आंखों ही आंखों में हार की आलोचना चल रही थी। कहा था ना मैंने, 80,000 का है। सूरत तो 125 की भी नहीं है। पर एक एक कर झोपड़ियों के टिमटिमाते दिए बुझ गए। बुलंद इमारत जगमगाती रही।
दूसरे दिन बारात विदा हो गई और अतिथियों के बिस्तर बंधने लगे। एक तो लड़की के विवाह की रौनक विद्युत छटा सी क्षण भर में ही लुप्त हो जाती है। उस पर गृहस्वामिनी भी अतिथियों को रोकने के मूड में नहीं थी। मीना ने भी भाभी के तुच्छ स्वभाव को परख लिया था। उसने जाने का प्रसंग उठाया तो अमला ने औपचारिक स्नेह की सामान्य दलीलें दी, फिर मान गई। बाजार से तुम्हारे लिए मेवे और ताज़ी मिठाई लेती आऊं कहकर झोला लेकर चली गई तो मीना विवाह के भीड़ भाड़ के बाद पहली बार घर में अकेली रह गई। जाने के पहले मायके की ममता और घनेरी हो आई। घूम घाम कर वह अम्मा का बचा खुचा सामान देख रही थी और स्मृतियों के पट खुलते जा रहे थे। बाबूजी की आराम कुर्सी, अम्मा का पीढ़ा, उसका बोर्डिंग का सहचर, काला स्टील का बक्सा, सहसा वह ठिठक गई। शीशम का वह बक्सा जिसके अभेद ताले को बिना खोले ही किसी कुशल हुडनी ने करधनी गायब कर दी थी। बड़े लाड से उसने ताले को हाथ में लिया और न जाने किस ममता के अदृश्य स्पर्श से ताला खट से खुल गया। शायद बाजार जाने की हड़बड़ी में भाभी ठीक से बंद नहीं कर पाई थी। देखूं भाभी इसमें अब क्या रखती है। मीना ने दोनों हाथों से भारी ढकना उठाया, पर क्या केवल इसी कौतूहल ने उसे प्रेरित किया। पुराना किनारी, गोटा टूटे प्लग और अम्मा की फुलवरी दुपट्टा, कैसी प्यारी प्यारी कस्तूरी की सी महक थी। ठीक अम्मा की देह परिमल की सी परिचित लपट। बड़े लाड से भावुकता के आवेश में उसने दुपट्टे को गालों से लगाने को उठाया तो एक भारी सी पोटली भी उसी के साथ साथ उठाई। उसका कलेजा उछल कर बाहर आ गया। वही चमक दमक और वही चमकती आंखें, अनुभवी हाथों के अनुभूत स्पर्श ने पेंच घुमाया। क्षण भर में सर्पिणी की केंचुल चाबी का गुच्छा बनकर लटक गई। कुछ देर तक वह सोचती रही, फिर एक तड़प से करधनी लेकर उठ गई। काठ का बक्सा फिर ज्यों का त्यों ताला लटकाए निर्जीव बन गया। भाभी लौटी तो मीना अपनी साड़ियां तह कर रही थी। भोले चेहरे पर एक शिकन भी तो नहीं उभरी। हाय मीना, तुमने अभी से सामान बांध लिया? अमला ने पूछा और हाथ का बैग जमीन पर पटक ननद के गले में बाहें डाल धम से वहीं बैठ गई। हाय मत जाओ मीना, इतने सालों में तो लौटी हो, वह रुआंसे स्वर में बोली। मन ही मन वह जानती थी कि ननद का एयर पैसेज भी बुक हो गया है और वह रुक नहीं सकती। इसी से वह दुलार भरी बनावटी आग्रह कर रही थी। मैं जानती हूँ, उसने रुमाल से आंखें पोंछी। तुम अभी भी हमसे रूठी हो, उस बिल्ली करधनी का सत्यानाश हो जिसने हमें चीर कर धर दिया। तुम्हारे भैया की कसम खाकर कहती हूँ मीना, मैंने उस हरामखोर महाराजिन को रात के 2 बजे अम्मा के कमरे से निकलते अपनी आंखों से देखा था। सच भाभी? मीना को बड़ा आनंद आ रहा था। सांप का पैर आखिर सांप ही पहचानता है। फिर तुमने क्यों पकड़ नहीं लिया उस बदजात को? हाय मेरा कलेजा तो तुम जानती हो एकदम पिद्दी का है। सोचा एक तो अम्मा के गौने में महाराजिन आई थी, उतना मानती थी अम्मा, कहीं करधनी नहीं निकली तब। भाभी के चेहरे पर ऐसा बचपना खेलने लगा जैसे दूध के दांत भी न टूटे हों। हाय रे मेरी पिद्दी। मीना ने बड़े लाड से भाभी को बाहुपाश में कस लिया। अब खबरदार जो उस करधनी का नाम लिया, मुझसे बुरी कोई नहीं होगी। हाँ सामान बांध लूं, फिर रात को खूब आराम से बातें करेंगे। करधनी सबसे नीचे धरी फ्रेंच शिफॉन की साड़ी के नीचे हीरों के हार के साथ कुंडली मारे पड़ी थी। उस रात को 12 बजे तक ननद भाभी बतियाती रहीं। हार सहेज कर रख लिया ना मीना, कहीं बटुए में ही धरकर तो नहीं भूल गईं? बड़ी लापरवाह हो तुम, भाभी ने पूछा तो मीना अंधेरे ही अंधेरे में मुंह फेर कर मुस्कुरा ली। हाँ भाभी, वह तो मैंने कल ही सूटकेस में बंद कर दिया था। मैं तो आज तुम्हारे ही साथ सोऊंगी, पता नहीं फिर कब मिलना हो। वह कूद कर मीना के साथ लिपट गई। सुबह उठी तो भाभी उठकर उसके साथ धरी जाने वाली पकवानों की टोकरी सजा रही थी। भाई भाभी दोनों उसके साथ स्टेशन भी आए, पर तीनों ऐसे ठीक समय पर पहुंचे कि सामान लगाते ही गार्ड ने हरी झंडी दिखा दी। बड़ी हड़बड़ी में मीना द्वार पकड़कर ही खड़ी रह गई। अपने वातानुकूलित डिब्बे में वह अकेली थी। दामी चीज लेकर सफर कर रही हो मीना, सूटकेस को सिराहने धर लेना। भाभी उसके पास ही आकर फुसफुसाई तो मीना का चित्त पश्चाताप से खिन्न हो गया। कितनी नीच थी वह। 20 वर्ष पहले भाभी ने उसकी गर्दन पर छुरी फेरी थी। आज वह उसी जगह ने अपराध को दोहरा रही थी।
अब तो उसके जी में आ रहा था वह करधनी निकाल कर भैया भाभी के चरणों में लौट अपना अपराध स्वीकार कर ले। विदा की बेला पुनः आमलान हो उठेगी, पर गाड़ी स्टेशन छोड़ रही थी। किसी भी भावुकता के लिए अब समय नहीं था। भाई और भाभी की आंखें गीली हो आई थी। अमला बुरी तरह नाक झिझोड़ती सी सक रही थी। मीना भी अब अपने को रोक नहीं सकी और बच्चों की भांति सुबक उठी। 1 घंटे बाद तूफान धड़धड़ाती पटरियों का कलेजा रौंदते चली जा रही थी और मीना दोनों हाथों से माथा पकड़े शून्य दृष्टि से अपने चारों ओर बिखरे साड़ियों के अंबार को अविश्वास से देख रही थी। वह बार बार एक एक साड़ी को झटक रही थी। यही क्रम वह पिछले 1 घंटे में 20 बार दोहरा चुकी थी। नहीं, कहीं नहीं थी। आखिर सुई तो थी नहीं। रात भर भाभी उसे गलबाहियों में घेर कर सोई थी। चाबी का गुच्छा पार करने में उन अद्वितीय उंगलियों ने फिर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर दिया था। करधनी तो गई ही, साथ में उसके हीरों का हार भी ले गई। अब वह अतुल को क्या मुंह दिखलाएगी। जल्दी जल्दी में बीमा भी तो नहीं करा पाई थी। फिर मायके में गहनों की चोरी क्या कुछ कम लज्जास्पद घटना है? अब क्या करे? क्या फिर मायके लौट जाए? क्या कहेगी भाभी से? यही ना कि भाभी तुमने मेरे हीरे का हार चुरा लिया। पर भाभी तो पलटकर जिव्या का घातक प्रहार सिद्ध कर सकती थी। मीना, तुम क्या मेरी करधनी चुराकर नहीं भागी? उसके हीरे की हार का केवल लोलक ही बेचने पर भाभी के पूरे खानदान की बेटियों का ब्याह हो सकता था। हाय, कितने छोटे अपराध की कितनी बड़ी सजा दी गई भाभी। तो दोस्तों, ये थी कहानी। धन्यवाद।